नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर से हाजिर हैं सेहतनामा में, ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेस्ट रोग विशेषज्ञ, फेफड़े से संबंधित रोगों की जानकारी देने वाले डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, जो हमें आज बताएंगे कि कैसे आप अपने फेफड़ों का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद से ही ज़्यादा लोग अलर्ट हो गए हैं और लोगों को लगता है कि उनके लंग्स जो हैं वो सही रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर का स्वागत करेंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और डॉक्टर गिरीश, सवाल रहेंगे क्योंकि आप फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं। फेफड़े से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनको कैसे समझा जा सकता है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ बेसिक ख्याल रखना चाहिए और एक इंसान को क्या कुछ बेसिक जानकारी अपने फेफड़ों को, लंग्स को लेकर होनी चाहिए। देखिए, लंग्स के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो लंग्स की जो बीमारियां हैं वो होती कैसे हैं। तो चूंकि ये श्वास नली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सांस जो अब हम लेते हैं, अगर वो हेल्दी नहीं है तो मैक्सिमम बीमारियां जो श्वास की हैं वो या फेफड़े की हैं वो इसी से होती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं तो अभी सब ने देखा है कोरोना वायरस की किसी दूसरे के छींकने से, खांसने से, बात करने से वायरस हवा के माध्यम से सांस की नली के अंदर जाके फैलता था। इसी प्रकार का हमने स्वाइन फ्लू वायरस का देखा था। इसी प्रकार से अभी 12 नवंबर को, मतलब कल की बात है, विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। और एक रोचक तथ्य सामने ये है कि पूरे विश्व में निमोनिया के सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं उसमें अधिकतर कारण पॉल्यूशन है। तो जो हम श्वास ले रहे हैं वो कितनी हेल्दी है, वो कितनी प्रदूषण रहित है, उसमें कितने इन्फेक्शन है, कितने इन्फेक्शन नहीं है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपके फेफड़ों में संक्रमण का क्या हिस्सा हो सकता है। जहाँ तक है कि हम फेफड़ों को सेहतमंद कैसे रखें, तो जो वायु में प्रदूषण है, मोटरसाइकिल प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसके लिए तो सरकार और हम खुद को मिलके सबको एक साथ में वो पोल्यूशन हटाना होगा। लेकिन साथ ही साथ जो आदत इंसान खुद पाल लेता है, जैसे कि सिगरेट पीना या बीड़ी पीना या हुक्का पीना या ई सिगरेट, ये आपके फेफड़े को कमज़ोर करते हैं। जब आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान करते हैं तो आपके सांस की नली में जो कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को, पॉल्यूटेंट को या इन्फेक्शन को बलगम के माध्यम से बाहर निकाल दे, वो कैपेसिटी कम होने लगती है। और उसका नतीजा ये होता है कि आपके फेफड़े में संक्रमण वगैरह होने लगता है। जहाँ तक हम अस्थमा की बात करें तो ठंड के मौसम में या मौसम बदलता है, जब पतझड़ का सीज़न आता है या धान कटाई का सीज़न आता है या फसलें जब कटती हैं और भी, तो उस समय जो हवा में उनके कण घूमते हैं वो आपको दमा करा सकते हैं। तो एलर्जिक अस्थमा भी प्रदूषण से आपको होता है। जितने भी धूम्रपान से होने वाली बीमारियां वो होती हैं, जो भी संक्रमित हवा लेने से इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं। तो इन सब के पीछे मोटा सा जो भी हवा से होने वाली परेशानियां, उसके लिए आपको शुद्ध हवा की ज़रूरत है। एक्सरसाइज में मैं कहूँगा कि एटलीस्ट रोज़ आधे घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल वॉक नहीं, बहुत फ़र्क है। लोगों को लगता है कि अगर मैं 30 मिनट गार्डन में टहल रहा हूँ तो मेरे लिए वो सफिशेंट है। ऐसा नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि आपको फास्ट वॉकिंग 30 मिनट करना है, या अगर आप 20 से 30 मिनट रनिंग करते हैं, या अगर आप किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं वो आपके फेफड़े को हेल्दी रखने में मदद करता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है फेफड़े के संक्रमण का या दमा वगैरह से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें है कि आपका न्यूट्रिशन। अधिकतर निमोनिया के केसेस उन देशों में देखे जाते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों में, जहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत पुअर है, जहाँ पे खान पीन बहुत कमज़ोर है, या लोगों को खाने को नहीं मिलता या हेल्दी फूड नहीं मिलता। तो एक्सरसाइज के अलावा न्यूट्रिशन आपका अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हेल्थी लंग के लिए। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, खान पान बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर कोरोना के बाद की बात करूं
जी। तो लंग्स का ख्याल रखना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज़्यादा अटैक लंग्स पर किया है, और जिसके लंग्स पर अटैक, बहुत सारे केसेस जिसमें लोग जी। नहीं बच सके और वो एकदम से फैलता है। लंग्स का अब यानी कि कोरोना के बाद कैसे ख्याल रखें? पहले तो निमोनिया था, अब निमोनिया के बाद ये कोरोना, और दोनों ही बीमारियां जानलेवा हैं, तो कैसे ख्याल रखना है? खाना पीना कैसा होना चाहिए? अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में भी लोगों को दिक्कत होती है, तो खान पान क्या होना चाहिए? लाइफस्टाइल आपने बताया कि हमें रनिंग, ब्रिक्स वॉकिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स ये तो करना चाहिए, इसके अलावा हमें कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ठंड के मौसम में वायरल इन्फेक्शन फैलता है और एस्थमा जैसी परेशानी या एलर्जी जैसी परेशानी जो है वो बढ़ती है, और इसमें अधिकतर ठंड के मौसम में ये सभी परेशानियां बढ़ने का रीज़न है कि एस्थमा की परेशानी पर्टिकुलरली बढ़ने का रीज़न होता है कि ठंडी जैसी ही होती है, आपका जो एयर है वो ड्राई होने लगता है, तो उसकी वजह से आपका सांस की नली भी ड्राई होता है और उसमें आपको फिर एस्थमा के अटैक्स या एलर्जी के अटैक्स हो सकते हैं। ठंड का मौसम आते ही कुछ वातावरण में चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें कुछ माइट्स हैं या पोलन्स हैं, या जब धान कटाई इसी के आसपास होने लगती है तो सारी चीज़ें मिला जुला के आपके वातावरण को प्रदूषित भी करते हैं। तो जैसा हमने पहले भी पॉइंट आउट किया कि न्यूट्रिशन है और एक्सरसाइज है, एट द सेम टाइम ठंड के मौसम में आपको अपने आप को वार्म रखने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली उन एरिया में जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई 4 बजे 5 बजे उठ के अगर वॉक कर रहा है या रनिंग कर रहा है और ठंड अगर ज़्यादा हो रही है, तो उसको टाइम थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय और ज़्यादा ड्राई एयर होती है। जब ठंड ज़्यादा होता है तो ड्राई एयर और भी ज़्यादा होती है, तो उस समय थोड़ा सा अपना टाइम शिफ्ट कीजिए या इवनिंग में आ जाइए। तो इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है जिससे आप ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप ठंड से अपने आप को बचाएंगे या प्रदूषित एयर है तो आप मास्क का उपयोग, जो कि अगेन कोरोना में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था, तो ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा अगर अपन ऐड करते हैं टाइमिंग को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, मास्किंग को लेके, तो वो आपको ठंड से, वो भी ठंड में होने वाली फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से बचा सकता है। तो ठंड में ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अस्थमा के पेशेंट्स हो गए उनको, जो आपने कहा खाना, क्योंकि हालांकि ठंड में खाना गर्म ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आइसक्रीम वगैरह तो गर्मियों में लोग खाते हैं, और जो ख़ास तौर पर इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको तो गर्मियों में भी बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। तो इन लोगों का खाना क्या होना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत दे सकती? क्या ठंडी चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत दे सकती हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ठंड के मौसम में अधिकतर या वातावरण से अधिकतर जो एस्थमा होता है वो एलर्जिक एस्थमा होता है। एक ये बहुत गलत धारणा लोगों के मन में है कि खाने पीने से हमारा एस्थमा बढ़ जाता है या हमें एलर्जी हो जाती है। नॉर्मली फूड एलर्जी जो है वो बहुत ओवररेटेड चीज़ है। फूड एलर्जी यूजुअली हम किसी भी मनुष्य में, इंसान में बचपन में देखते हैं। 5 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र तक मैक्सिमम फूड एलर्जी हमको समझ में आ जाता है कि किस बच्चे को कौन सी फूड से एलर्जी है। बड़ों में फूड एलर्जी तब पता चलता है जब वो किसी प्रकार का फूड जो उसने जीवन भर नहीं खाया, अब वो पहली बार खाया। फॉर एग्जाम्पल सी फूड है या कुछ नॉन वेजिटेरियन डाइट है या रेड मीट है, तो ये जब आप पहली बार खाते हो तो उसमें कई बार आपको एलर्जी उस समय समझ में आता है। तो फूड एलर्जी अपने आप में ओवररेटेड चीज़ है। बच्चों में अधिकतर ये पकड़ लिया जाता है, बड़ों में फर्स्ट टाइम उन्हीं फूड से होता है जो उन्होंने कभी खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर बचपन से किसी खाना को खा रहा है तो उसे अब जाके उससे एलर्जी डेवलप होने की संभावना ना के बराबर है। तो अब रह गया सवाल कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी भी खाने में कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलरली लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल हमारे घरों में ये बहुत कहते हैं कि अगर आपने दूध पिया तो कफ जम जाएगा, आइसक्रीम खाई तो अस्थमा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको दूध पीने से परेशानी होती है तो आप अवॉइड कीजिए, अगर आइसक्रीम खाने से परेशानी होती है तो अवॉइड कीजिए। एक जनरल ब्लैंकेट थेरेपी के रूप में कि मुझे ये सब चीज़ नहीं खाना है या बनाना नहीं खाना है, ये नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि दही नहीं खाएंगे, आप बिल्कुल नहीं खा सकते, हम जैसे ही दही की एक बाइट लेंगे या दही खाएंगे एक चम्मच भी,
तो मेरा गला खराब हो जाएगा, खट्टा नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे रात को, बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने खट्टा है, वो कैद हो चुके हैं उसमें कि उनको ऐसे ही रहना है, ये नहीं खाना है, कैद हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। एलर्जिक अस्थमा का मतलब ये है कि किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी हुई, आप उस चीज़ के संपर्क में आए तो आपका अस्थमा बढ़ गया या आपको छींकें शुरू हो गई। अब इसमें इसको हम मोस्ट कॉमनली फूड से मिस्टेक कर लेते हैं या बाहर की धूल से मिस्टेक कर लेते हैं कि मैं उस धूल वाले एरिया में गया था, मेरे को परेशानी हो गई, या मैंने ये खाया तो मुझे परेशानी हो गई। जिन लोगों को एलर्जी की परेशानी है उनमें मोस्ट कॉमन एलर्जी हिंदुस्तान में जो पाई जाती है वो है घर के अंदर की धूल की। आप दिवाली का समय था, लोगों ने डस्टिंग किया, घर की सफाई की, पुराने सामान बाहर से निकाले जिसके ऊपर धूल की एक परत थी, तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनके स्क्रीटा होते हैं जो कि हवा में मिस्ट बन के फैल जाते हैं और उससे एलर्जी होती है। अब जो व्यक्ति जिसे एलर्जी है उसको दूसरे चीज़ों से सेंसिटाइजेशन होता है। कहने का मतलब है कि कोई एक एलर्जी पदार्थ, एलर्जी तब बोलते हैं जब वो बॉडी में रिएक्शन करा सके, लेकिन अगर उसी एलर्जन के कंधे पे बैठ के कोई आपको छेड़ रहा है तो वो एलर्जन नहीं, वो सेंसिटाइजर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एलर्जन्स और सेंसिटाइजर्स का आपस में क्रॉस रिएक्टिविटी होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को ढंग से पता नहीं है। इसके बारे में बात करूंगी डॉक्टर, आप बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे भ्रम हैं लोगों को, जिसकी हमने बात भी की, खट्टा ठंडा ये नहीं खाना, इस समय नहीं खाना, रात को ये नहीं खाना। फ्रूट्स में भी मुझे लगता है बड़े चूजी हो जाते हैं कि ये फ्रूट खाना है, ये फ्रूट नहीं खाना है। तो क्या हर केस में ऐसा है कि सब कुछ नहीं खाना, या फिर ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देखिए, ये एक ना पूरा एक अपने आप में एक साइंस है। ये एलर्जी इम्यूनोलॉजी एक अपने आप में साइंस है, जिसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि बंदे को एलर्जी है भी कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर एलर्जी है तो आप उसमें टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि किन चीज़ों से एलर्जी है। तो आपने कई बार रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सर्कल में देखा होगा कि एक एलर्जी टेस्ट ब्लड का आता है और उसमें डॉक्टर ने 50-60 चीज़ों पे मना किया होता है कि ये नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना। तो वो चीज़ सही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, ये जानना और इस बात को पिन पॉइंट करना कि कौन सा एक एलर्जन है जो कि कल्प्रिट है और उसके चारों तरफ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उससे मिलता जुलता रिएक्शन आपके बॉडी में देते हैं। और वो मिलता जुलता रिएक्शन भी इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी वजह से एलर्जी सिस्टम या सिस्टम आपका छिड़ा हुआ है। अगर आप उस पर्टिकुलर एलर्जन को हटा देंगे तो उससे मिलती जुलती चीजें जो है वो आपको तंग नहीं करेंगी। तो वो आइडेंटिफिकेशन की क्या एलर्जी, इसीलिए इंडिविजुअल बेसिस पे ये होता है कि किसी व्यक्ति को अगर अंदरूनी डस्ट से प्रॉब्लम है तो आप अंदरूनी डस्ट को हटाएंगे तो उसकी सारी परेशानी सेटल हो जाएगी। फिर वो खट्टा भी खाएगा तो उसकी नाक नहीं बहेगी, या मिर्ची भी खाएगा तो आंखों से पानी नहीं आएगा। जो हम नॉर्मली जो मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मैं खट्टा खाया तो प्रॉब्लम, एक्चुअली उसे एलर्जी किसी और चीज की है, खट्टा उस पर एक सप्लीमेंट हो गया। तो वो एक इंडिविजुअल वेरिएशन पे है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यानी कि डॉक्टर हम ये कह सकते हैं एलर्जी टेस्ट मस्ट है, आप एलर्जी टेस्ट जरूर करवा लें तो सो दैट आपको पता रहे कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं।
वरना फिर ताउम्र इसी भ्रम में कि आज हम दही नहीं खा सकते और आज हम ये नहीं खा सकते, आज हम ये खट्टा फल नहीं खा सकते। जी, जैसे डायबिटीज़ के लोगों को है, उनको बहुत ही ज़्यादा भ्रम है कि चावल नहीं खाना चाहिए, तो वो इस टाइप के भ्रम एलर्जीज में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है आपसे, हो सकता है जब कोरोना था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी हो। जब कोरोना आया था और दूसरी लहर जब थी ख़ास तौर पर, तो जब कहा जा रहा था कुछ मत करो, सुबह शाम स्टीम ले लो और जम के स्टीम लो, मुंह पर डालो कपड़ा और स्टीम लो, कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या स्टीम को लेकर आपका क्या कहना है, एक डॉक्टर का क्या कहना है? क्योंकि लोगों ने यही किया था कि भाई काम पर भी जाना ज़रूरी था, जा भी रहे थे और घर आके स्टीम ले रहे थे। तो क्या सही है, कितना स्टीम लेना सही है? देखिए, इस टाइप के बहुत सारे होम रेमेडीज़ या व्हाट्सएप नॉलेज सर्कुलेट हो रहे थे, ठीक है, और समय ऐसा था, डर इतना ज़्यादा था कि जो भी ये कह दिया कि मैं गर्म पानी पीने से ठीक हो गया या काढ़ा पीने से ठीक हो गया या स्टीम से ठीक हो गया, तो वो उसने आसपास 10 लोगों को, उन 10 ने आसपास हो सकता है अगर अनदर 100 को ऐसे करके किया होगा। तो वो चेन और इस प्रकार के भ्रम बहुत सारे चले थे। स्टीम का पर्पस क्या है, हमें वो जानना चाहिए। लोग ये कह रहे थे कि स्टीम आप लोगे तो कोरोना गले में ही रहता है, गले में मर जाएगा, इसलिए स्टीम इफेक्टिव है। आप गलारा करोगे तो कोरोना वायरस गले में ही मर जाएगा। हम जब भी स्टीम लेते हैं तो एक हीटेड वाटर, उबलता हुआ पानी है, उसका भाप हम इनहेल करते हैं और वो हमारे सांस की नली को, राइट फ्रॉम नोज टिल लंग्स, वो हमारी पूरी सांस की नली को नमी प्रोवाइड करता है। तो जिन लोगों को गले में खराश है, नॉर्मल सर्दी जुकाम में कई बार गला सूख जाता है, गले में खराश है, वो स्टीम आपके इंटरनल लेयर को मॉइस्चर देता है। उस स्टीम में कोई भी वायरोसाइडल एक्टिविटी यानी कि वायरस को मारने की शक्ति नहीं है। तो स्टीम कैसे कोरोना को मार सकता है? वो सिर्फ एक नमी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा स्टीम का और कोई काम नहीं है। खराश है, बलगम फंसा फंसा लग रहा है, नहीं निकल रहा है, तो आप स्टीम लोगे, थोड़ा सा मॉइस्चर आपको सांस की नली में मिलेगा, तो वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। कोई बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को मारने की ताकत हो स्टीम में, या वायरस को मारने की ताकत हो, या फंगस को मारने की ताकत हो, ऐसा अच्छा, नहीं तो है। फिर कोरोना के टाइम पे जो ये बात आ रही थी कि गर्म पानी पिए, आप गुनगुना पानी पिए, ठंड से आप परहेज रखें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, एसी के आगे ना बैठें। अच्छा, ये बड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हो गया, पहले बोला ठंड में ये वायरस पनपता है, तो क्योंकि पहले मार्च चल रहा था तब ये आया पनपा, दिसंबर लास्ट में इसका पहला एक पेशेंट मिला, फिर इंडिया आते आते फरवरी लास्ट में पता चला। फिर उसके बाद जो दूसरी लहर आई वो तो भीषण गर्मी में आई, अप्रैल का महीना था, मार्च, और भयानक गर्मी, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया एसी मत चलाओ। तो ये था क्या? देखिए, एसी नहीं चलाने का कंसेप्ट ये नहीं था कि ठंडी हवा से फैलता है। एसी नहीं चलाने का कंसेप्ट ये था कि जब कभी आप एसी ऑन करते हैं तो आप सब तरफ दरवाज़ा खिड़की बंद करते हैं और वो हवा उसी एरिया में सर्कुलेट होती है। तो अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित वहाँ पे बैठा है तो वो हवा सभी लोग उसके द्वारा छोड़ी गई इनहेल या बात कर रहे हैं तो वो आप इनहेल करेंगे। तो एसी का कंसेप्ट इतना ही था कि क्लोज्ड स्पेस में नहीं बैठना है, डिस्टेंस होना चाहिए और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। एसी का कंसेप्ट ये था, ये नहीं कि ठंडी हवा से फैलता है। ठीक है, और यानी कि ये जो कहा गया था कि सर्दी में ज़्यादा फैलेगा, वो सब भी हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली कोरोना के बारे में किसी को इतनी जानकारी नहीं थी और जैसे जैसे इस पर स्टडी होती गई वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो समझ में आती गई कि बेसिकली इसका सर्दी और गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ वायरस, ये फैलेगा, अगर आपने कंट्रोल नहीं करा तो दिक्कत होगी। अच्छा, अब हम क्योंकि आप लंग स्पेशलिस्ट हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पोस्ट कोविड जो लोग थे, अब तो उन्होंने भी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवा ली हूँ, दोनों वैक्सीन लगवा ली हूँ, अभी भी आफ्टर वैक्सीन उनको कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, अगर मैं अभी रिसेंट का ट्रेंड देखूं जो वर्ल्ड वाइज चल रहा है,
चाहे हम चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, यूके की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो सिंगापुर हो गया, 85% डबल वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनकी, सिंगापुर में पर्टिकुलरली। और उसके बाद भी नंबर ऑफ केसेस राइज पे हैं। ठीक है, रशिया में नंबर ऑफ केसेस राइज पे हैं, चाइना इज़ इन पार्शियल लॉकडाउन। सो कोविड एक ऐसा वायरस है जो समय समय पे अपना रंग रूप बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है। कोविड ही एक ऐसा वायरस है जिसके लिए वैक्सीन 6-8 महीने में बन के आ गई है। जो एक नॉर्मल प्रोसेस वैक्सीन का होता है, लंबा ट्रायल होता है, सब होता है, तो कुछ टेक्निक्स में उन ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती जो mRNA वैक्सीन से, बाकी जो कन्वेंशनल वैक्सीन से उसमें उस ट्रायल की ज़रूरत होती है। तो वैक्सीन आ गई, जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेन था उसके हिसाब से वैक्सीन आ गई, बाद में स्ट्रेन चेंज हुआ तो डेल्टा स्ट्रेन हमारा सेकेंड वेव में आया। उसके बाद उस पर स्टडी की गई तो बोले कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो भी इफ़ेक्टिव है वैक्सीन से। लेकिन अभी जो थर्ड सर्ज आ रहा है, जो धीरे धीरे कहीं कहीं पे हमें स्पोरेडिक केसेस, या जैसे चाइना है लॉकडाउन पे, रशिया है, तो वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का भी सब वेरिएंट आ रहा है। तो ये चीज़ें, वायरस इवॉल्व हो रहा है और हमारा नॉलेज साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वायरस हमसे रेस में बहुत आगे चल रहा है। यानी कि उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे हम वायरस को कंट्रोल नहीं कर लेते, जब जैसे उसको समझ पा रहे हैं ये क्या है, वो अपना रूप बदल ले रहा है, वो कुछ ना कुछ नया अपना कर ले रहा है, अपना रूप बदल ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रिकॉशन ही बेस्ट है। वैक्सीनेशन मेरे हिसाब से बिना इस पे सवाल उठाए कि कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए फॉर ए सिंपल रीज़न कि भले ही थर्ड वेव आ रही है, लेकिन जहाँ पे वैक्सीनेशन है वहाँ पे डेथ रेट्स कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन से आपको कोविड हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सीरियसनेस कम होगी, ये बात काफी स्टडीज में आ चुकी है। वो स्थिति नहीं होगी जो हमने सेकंड वेव में देखी। डॉक्टर, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, क्योंकि आप रूप बदल रहा है। मैं आज ही कहीं पढ़ रही थी कि फिफ्थ लहर की बात आई, कि फिफ्थ लहर और बाकी कंट्रीज में हालात ऐसे होते जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि सुनामी से भी खतरनाक होगी। मैं आज ही कहीं पढ़ रही थी। एक और अभी एक खबर भी चल रही है कि नीरो वायरस केरल में, कोरोना के बाद अब नीरो वायरस आया है। 13 लोगों में ये पाया गया है। अब ये नीरो वायरस क्या है, ये जो भी वायरस है, क्योंकि ये तो केरल की बात है, इंडिया की बात है, तो क्या ये भी, क्योंकि आप लंग्स स्पेशलिस्ट हैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये भी क्या लंग्स पे अटैक कर सकता है? और अस्थमा, ऐसे जो पेशेंट हैं उनको खास प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। ओके, तो हम इसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं कि क्या ये वायरस अस्थमा के मरीजों को अटैक कर सकता है। तो कोई भी वायरस ऐसे किसी भी इंसान को अटैक कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, या जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, लंग के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ये सब हाई रिस्क कैटेगरी है। तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कम्युनिटी में फैलता है वो सबसे पहले हाई रिस्क कैटेगरी को ही कैच करेगा। नीरो वायरस जो अभी केरल में आया है, नॉर्मली कोई वायरस इन्फेक्शन अगर बहुत तेजी से फैलता है और उसकी वजह से डेथ होती है, तो उसमें 2-3 ऑर्गन सिस्टम के बिना इन्वॉल्वमेंट की डेथ नहीं हो सकती। उसमें मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है जिसमें डेथ हो सकती है वो आपके लंग्स हैं या हार्ट है। अगर कम्युनिटी में फैलता हुआ वायरस है, हवा से फैलता हुआ वायरस है, तो डेफिनेटली वो लंग्स को इन्वॉल्व करेगा ही और तभी वो ट्रांसमिट होगा। यानी कि हर हाल में आपको अपने लंग्स का ख्याल रखना है। अब चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, नीरो हो, या ना जाने कौन से अब वायरस अभी आ सकते हैं वो हो, लेकिन ये लबोलुआब है कि आपको ख्याल अपने लंग्स का रखना है। और जो तरीके आपने बताए डॉक्टर, क्योंकि समय मुझे बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मुझे लगता है कि लोगों को अभी भी सचेत रहना है और समझना है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग पर पड़ा था जब कोविड ने अपना भयावह रूप दिखाया था।
तो अब ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे समय इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही। बाकी खबरों को लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।